दुश्मन मुल्क में एक जासूस को शनाख्त छुपाने और पोशीदा होने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। दर्जनों एहतियातें बरतनी पड़ती हैं। आंखें 4 नहीं 8 रखनी पड़ती हैं। किसी अजनबी पर भरोसा नहीं किया जाता। किसी अनजान को एतबार के काबिल नहीं समझा जाता। जैसे जख्मी शेर का ताकुब करने वाला शिकारी फूंक फूंक कर कदम रखता है, यूं ही एक जासूस को हर कदम उठाने से पहले हजारों इम्कानात का जायजा लेना पड़ता है। आशिक और जासूस में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों को कम ही बचते देखा है। गो मैं पुख्ता जासूस नहीं हूँ और ना मेरी तरबियत इस नहज पर हुई थी। एक स्नाइपर और जासूस के मकासद और जिम्मेदारियों में नुमाया फर्क होता है, मगर एक स्नाइपर की तरबियत में जासूसी के तरीक़ाकार को ज़ेर बहस जरूर लाया जाता है। गो जासूसों को स्नाइपर बनने की ना जरूरत पड़ती है और ना इस मुताल्लिक कुछ सिखाया जाता है, मगर स्नाइपर का हर फन मौला होना जरूरी होता है। वो न सिर्फ अच्छा निशानेबाज होता है बल्कि जासूस, जंगजू, कमांडो और अच्छा लड़ाका भी होता है। उसे सिर्फ जंगलों, पहाड़ों और सहराओं की खाक छानना नहीं होती, बल्कि शहरों और हसास मकामात से भी वास्ता पड़ता है। आबादी में जिंदगी बचाने के उसूल दश्तो बंद से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मुझे पहले भी चंद बार जासूस बनने का मौका मिल चुका था, इसलिए तरबियत से ज्यादा मेरा अमली तजुर्बा हो चुका था। वो इमारत काफी कुशादा थी। दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था। घंटी के जवाब में एक खुर्रांट बुढ़िया ने दरवाजा खोला। हमारा मतमे नजर जानकर दाखिल होने की इजाजत मिली। वो बेवा थी और 2 बेटियों के साथ रहती थी। बेटियों हुई की वजह से वहाँ किसी छड़े को रहने की इजाजत न थी। वो लौरा को मेरी बीवी समझी। मैंने भी उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश न की। हिदायतों, नसीहतों और मुख्तलिफ अहकामात से भरा भाषण देकर उसने 1 माह का पेशगी किराया वसूल किया और हमें एक कमरा मिल गया जिसमें अटैच बाथ की सहूलत मौजूद थी। खाने पीने के अखराजात अलहदा थे। हमारे अलावा वहाँ 3 और किराएदार बल्कि कुंबे भी मौजूद थे। रात गहरी हो गई थी। जिस्म थकन से चूर था। नागुफ्तबे हालत के साथ दिन भर भाग दौड़ और बेआरामी ने निढाल कर दिया था। एक स्नाइपर की सख्त जानी और बर्दाश्त ही थी जो मैं अब भी कदमों पर चल रहा था। अगर जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त होता तो ये भाग दौड़ मजाक से बढ़कर न लगती। जल्लादों ने सामने से ज्यादा मेरी पुश्त को तशद्दुद का निशाना बनाया था, तभी मरहम लगवाने को मुझे लौरा की खिदमात हासिल करना पड़ी। वो खुशदिली से तैयार हो गई। मेरी पीठ पर मरहम मलते हुए वो पूछने लगी, खुर्रांट बुढ़िया ने काफी लंबी तफ्तीश की है। मैं मुस्कुराते हुए उसे बुढ़िया के अंदेशे बताने लगा, साथ ही ये भी बता दिया कि वो हमें मियाँ बीवी समझ रही है। वो मेरी पीठ पर मुक्का रसीद करते हुए बरहम हुई, राजा सुधर जाओ। मेरी कराह निकल गई। उफ, अक्ल के दुश्मन, मैंने बुढ़िया की समझ बताई है। वो तंजिया लहजे में बोली, तुम्हारी नीयत को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं खामोश हो रहा कि फजूल मौजू पर बहस करने की हिम्मत नहीं थी और ना किसी आजाद ख्याल मगरिबी औरत को समझाना मुमकिन था। मरहम से काफी फर्क पड़ा था। रही सही कसर दर्द कुछ गोलियों और ताकत के शरबत ने पूरी कर दी थी। वहाँ 2 सिंगल बेड मिलाकर उन्हें डबल बेड की शक्ल दी गई थी। मैंने एक जानिब लेट कर आंखें बंद कर ली। लौरा बेतकल्लुफी से दूसरे बेड पर लेट गई। उसने अपना बेड दूर खींचने की कोशिश न की। गोलियों में शायद सुकून आवर दवा भी शामिल थी, तभी नींद की आमद में देर न हुई। मंजर एक बाग का था जहां मैं पलवशा के जानों पर सर टेके मोहने चेहरे को तक रहा था। उसका रेशमी लम्स मुझे होशो खिरत से बेगाना कर रहा था। हल्की नीली आंखों में चाहत के दीप जलाए वो भी मेरी तरफ मुतवज्जे थी। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। हल्की हवा सुकून आवर मशरूब की तरह हवास पर छाने लगी थी। उसने हाथों के प्याले में मेरा चेहरा थामा। राजू, मुझे कितना चाहते हो? मैं चाहत से बोला, बहुत ज्यादा। वो मुसिर हुई, फिर भी कितना? कोई हद शुमार तो होगा ना। हर शय की पैमाइश की कोई न कोई इकाई मुकर्रर होती है, तो आपकी चाहत की भी होनी चाहिए। मैंने कहा, मोहब्बत का वजन नहीं कि तोली जा सके, फासला नहीं कि नापी जाए, गिनती नहीं कि शुमार की जाए। ये तो एक जज्बा है जो एहसासात का मरहून मिन्नत होता है, और एहसासात और जज्बात को नापने का कोई आला नहीं होता। वो शोखी से बोली, ये तो कह सकते हैं ना, जितने आसमान पर तारे हैं, समंदर में कतरे हैं, सहरा में रेत के जर्रे हैं, दुनिया भर के दरख्तों के पत्ते हैं, जितना आसमान से जमीन तक फासला है उतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा, आसमान के तारे, समंदर के कतरे, सहरा के जर्रे, दरख्तों के पत्ते जितनी भी तादाद में हों, उन्हें लामहदूद नहीं कह सकते, जबकि मेरी मोहब्बत का शुमार या पैमाइश मुमकिन नहीं। वो लाड से बोली, नहीं ना, मुझे हद जानना है। मैं हंसा, जितना मुझे तुम चाहती हो उससे थोड़ी ज्यादा करता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा। खाइए कसम। मैं खुलूसे दिल से बोला, मुझे जहानों के परवरदिगार की कसम ऐसा ही है। खुशी और मसरत से उसका चेहरा जगमगा उठा था।
आंखों में उमड़ती बेपनाह चाहत उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। अब आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, कहीं जाने को किस बेवकूफ का दिल चाहता है। वो खिलखिलाकर हंसी, मेरे राजू का। मैंने आंखें निकाली। पलवशे बदतमीजी की तो मार खाओगी। उसने मुझे चिढ़ाते हुए ललकारा, धमकियां देते रहिए, कभी हाथ उठाने की जहमत न करना। मैंने कहा, तुम्हारी पिटाई के लिए फूल की पत्तियों से बनी छड़ी ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मिल गई खूब तवाज़ो करूंगा। महबूबियत का गहरा एहसास लिए उसने वारफ्तगी भरे लहजे में पूछा, इतना नाजुक समझ रखा है? मैंने इस बात में सर हिलाया, इससे भी ज्यादा। वो इश्तियाक से पूछने लगी, अच्छा कितना? एक शायर अपनी महबूबा को कहता है ना, इसको बाहर छोड़ के आओ शहजादी, जुगनू से ना हाथ जलाओ शहजादी, तितली के मैं कान यकीनन खींचूंगा, पहले पूरी बात बताओ शहजादी, बारिश की बूंदों में फिरना ठीक नहीं, लग जाए न कोई घाव शहजादी। पलवशा के मोहने रुख पर हया आलूद तबस्सुम उभरा। उसने आसमान की तरफ देखते हुए मौजू तब्दील किया, राजू बारिश होने को है। एकदम हल्की फुहार शुरू हो गई थी। मंजर मादूम हो गया। मेरी समातों में लौरा की आवाज गूंजी, राजा अब उठ भी जाओ। जुल्फें झटक कर उसने मेरे चेहरे पर पानी की फुहार फेंकी। वो नहाकर एकदम ताजा और खिली खिली लग रही थी। शुक्ला की दरिंदगी के निशानात उसके चेहरे पर से मादूम हो गए थे। मैं अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। पलवशा की मोहनी सूरत के खुशकुन नजारे ने लौरा की अहमियत सिफर कर दी थी। वो बालों पर तौलिया रगड़ते हुए मुस्तफसिर हुई, अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वो अल्हम्दुलिल्लाह की वजाहत चाहने लगी। आधी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, मुसलमान हर काम का होना अल्लाह पाक की मंशा किताबें समझते हैं। उसने तंजिया लहजे में चोट की, तो गुज़श्ता चंद दिन तुम्हें जो फेंटी लगी उसमें तुम्हारे अल्लाह पाक की मर्जी शामिल थी। मैं फखरिया लहजे में बोला, बेशक कोई काम उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। वो बिफरते हुए बोली, तो अल्लाह पाक अपने बेगुनाह बंदे को फेंटी लगवाने पर क्यों खुश है, और जो बंदा उसके वजूद को तस्लीम नहीं करता उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? एक औरत कभी अपनी तजलील पर राजी नहीं होती तो क्यों किसी दरिंदे को औरत पर दस्तरस पाने की हिम्मत देते हैं? मैंने कहा, तस्वीर का एक रुख देखोगी तो ऐसे अहमकाना सवाल तुम्हारे जहन में पैदा होंगे, और याद रखना, एक छोटा सा सवाल बहुत बड़े और तफसीली जवाब का मुतकाजी होता है। जिंदगी गुजारने का ढंग किसी एक फिक्रे में जहन नशीन नहीं हो सकता। मुख्तसरन ये समझ लो कि दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। अच्छाई बुराई का बदला जरूरी नहीं कि इंसान को जिंदगी में ही मिल जाए, अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को दो रास्ते बता दिए हैं, नेकी और बदी की तमीज समझा दी है। जो गलत करेगा वो नाकाम और नामुराद होगा, और जो अल्लाह पाक के बताए तरीके पर जिंदगी गुजारेगा वो कामयाब और कामरान होगा। बेशक बज़ाहिर वो नाकाम, मुफलिस, नादार और सितम रसीदा नजर आए। हमारी कामयाबी के मेयार और हैं। फतह का हुसूल कामयाबी को जाहिर नहीं करता। जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने वाले ज़ाहिरी तौर पर कामयाब नजर आ रहे हैं, तो क्या उन्हें हक पर समझा जा सकता है? यूं ही बहुत सारी सजाएं इंसान को अपने आमाल और गुनाहों की वजह से भी मिलती हैं। बिलाशुबा अल्लाह पाक हकीम व खबीर है और उसके हर काम में हिकमत है। लौरा ने कहा, जब तुम्हारा अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है तो वो जालिम का हाथ क्यों नहीं पकड़ता, उससे तौफीक क्यों नहीं सलब करता? और तुम्हारे कायदे के मुताबिक तो हम दोनों को अपने किए की सजा मिली। शायद तुमने गुनाह किए हों, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा काम नजर नहीं आता जिसे मैं गुनाह समझ सकूं। मैंने कहा, दुनिया की जिंदगी बतौर आजमाइश मिली है। अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक का इम्तिहान लेना है। अगर जालिम को उसी वक्त बदला मिल जाए, मजलूम की दादरसी हो जाए, तो इम्तिहान कैसा? यूं तो हर शख्स वली बन जाएगा, कोई बुरा दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। जबकि अल्लाह पाक के इरशाद का मफहूम यह है कि मैंने जिंदगी मौत को इसलिए पैदा किया है कि तुम्हारे आमाल और अफाल जान सकूं कि कौन अच्छाई करता है और कौन बुरा रास्ता इख्तियार करता है, और फिर इसी बलबूते पर आखिरत में हिसाब किताब होगा। बाकी जरूरी नहीं कि हर किसी को गुनाह की वजह से ही दुनिया में आजमाइश का सामना हो। अल्लाह पाक के नेक बंदों पर ज्यादा मुसीबतें और आजमाइशें आती हैं, और सच कहूँ तो तुम जानती ही नहीं हो गुनाह क्या है, तो ऐसा दावा कैसे कर सकती हो? वो ललकारते हुए बोली, चलो तुम ही बता दो मैंने क्या गलत किया है। मैंने कहा, तुम नंगे सर निस्फ बाजुओं की बनियान में एक गैर मर्द के सामने खड़ी हो। इस्लामी नुक्ता नजर से ये गुनाह है। शायद माजी में अपनी मर्जी से तुमने कई मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए होंगे, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। शराब पीना, खिंजीर का गोश्त खाना, जुआ खेलना, ये तमाम वो गुनाह हैं जो यकीनन तुम करती रही हो। वो खिलखिलाकर हंसी, बोली, अपनी मर्जी से सिर्फ निक के साथ सोई थी, मगर वो गुनाह कैसे हुआ? मेरा अपना जिस्म है, जिसे चाहे सौंप दूं। तुम्हारी भी 2 बीवियां हैं, क्या वो तुम्हारे करीब नहीं आती? शराब पीना मुझे अच्छा लगता है तो गलत कैसे हुआ? तुम भी तो पेप्सी, 7 अप, मरिंडा और जाने कौन कौन से मशरूब पीते हो। गाय बकरी का गोश्त तुम भी खाते हो, तो खिंजीर का गोश्त क्यों गुनाह हुआ?
और जुआ खेलने वाला फायदा हासिल करने को खेलता है तो फायदे के हुसूल में ममानियत कैसी? बाकी नुकसान तो कारोबार में भी हो जाता है, तो क्या तिजारत भी गुनाह है? मैंने कहा, तुम बरतानवी फौज की ऑफिसर रह चुकी हो, कभी पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का इत्तेफाक हुआ है? वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोली, मौजू से न भागो। मैंने कहा, भाग नहीं रहा, जवाब उधार है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वो बोली, पाकिस्तान आर्मी की वर्दी मैं क्यों पहनूं? वो बरतानवी फौज की वर्दी से बेहतर तो नहीं है, बाकी कानूनन भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैं भी यही समझाना चाहता हूँ। जैसे बरतानवी फौज का सिपाही होने की वजह से तुम पर कुछ ऐसे कवानीन लागू थे जो आम आदमी पर नहीं होते, और इन कवानीन की मुखालिफत करने पर सजा भी मिलती है, बल्कि तुम्हें तो कोर्ट मार्शल की सूरत मिल भी चुकी है, और यकीनन इसकी वजह कानून की खिलाफ वर्जी होगी। बिल्कुल वैसे ही एक मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक के अहकामात के ताबे हो जाता है, उसके लिए अल्लाह पाक के ममानियात से बचना जरूरी हो जाता है। गुनाह सवाब के फलसफे की बड़ी हिकमत अल्लाह पाक की मर्जी है। अल्लाह पाक ने इजाजत दी कि निकाह पढ़ाने के बाद एक औरत तुम्हारे लिए हलाल हो गई, तो अब उस औरत की कुर्बत गुनाह की बजाय सवाब होगी। इसी तरह हर वो मशरूब जो नशा दे वो हराम है। यूं ही कुछ जानवरों का गोश्त खाना मना है और कुछ को खाने की इजाजत है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब तफसील तलब है। एक मुसलमान के लिए इतना जानना काफी है कि अल्लाह पाक ने फलां की इजाजत दी है और फलां से मना फरमाया है। जैसे फौज का कानून हुक्म बताता है, उसकी हिकमत वाज़े नहीं करता। तुम चंद टकों के हुसूल की खातिर फौज के कानून पर एतराज नहीं करती हो, और जिसने पैदा किया, इतनी नेमतों से नवाजा, उसका मना करना तुम्हारे नजदीक कोई मानी नहीं रखता। वो हठ धर्मी से बोली, मैं अल्लाह को नहीं मानती, अगर वो वाकई मौजूद है तो मुझे सजा क्यों नहीं देता? मुझे गुस्सा आया और मेरे मुंह में जो आया उगल दिया। अल्लाह पाक खुद आकर किसी को सजा नहीं देता, वो अपनी मखलूक में से किसी को मुसल्लत करता है, जैसे तुम पर शुक्ला को मुसल्लत किया। उसने तौलिया खींच कर मारा, बकवास बंद करो। और मैं मुस्कुराता हुआ गुस्ल खाने में घुस गया। किसी बेदीन को समझाना मुझ जैसे कम अक्ल के लिए मुमकिन न था। अपने तई मैंने पूरी कोशिश की थी कि उसके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं, मगर अल्लाह पाक को न मानने वालों का मर्ज इतना मामूली नहीं होता कि हल्के फुल्के वास से दूर हो सके। अल्लाह पाक को मानना भी उसकी बख्शी हुई तौफीक से मुमकिन हो सकता है। वो जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराही पर ही रखे। ये उसके अपने फैसले हैं, और उसके फैसलों में अंबिया कराम के कुदसी नफूस मुखिल नहीं हो सकते, तो मुझ जैसे गुनाहगार की क्या औकात है। मैं नहाकर सिर्फ तौलिया लपेटे बाहर निकला। वो मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने दरखास्त की, मरहम तो लगा दो। वो बदतमीजी से बोली, अपने अल्लाह ताला को बुला लो। मैंने दुरुस्ती से घूरा, उसने नजरें नहीं चुराई थी। अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए मैं खुद ही मरहम लगाने लगा। एक बार तो जी चाहा कि बूढ़ी मालिक मकान को कह दूं, मगर फिर भी अपने जख्मी होने का राज अफशा करना मुनासिब न लगा। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही और फिर उठकर करीब हो गई। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। उसने मेरे हाथ से मरहम लेने की कोशिश की। मैंने रुखाई से शुक्रिया कहते हुए उसकी मदद ठुकरा दी। उसने जबरदस्ती मरहम छीनने की कोशिश की। इधर दो ना। उसे दूर धकेलते हुए मैं दुरुस्त लहजे में बोला, कह दिया ना, जरूरत नहीं है। उसने मफाहमती लहजा इख्तियार किया। सॉरी ना। मैंने कहा, मिस लॉरा ब्राउन, मजहब तुम्हारा जाती मसला सही, मगर तुम्हें किसी दूसरे के अकीदे पर तंज करने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे खफगी है तो मेरी जात को तंज और तनकीद का निशाना बनाओ। मेरे रब के बारे में गंदा मुंह खोलोगी तो मुझे तुम जैसी किसी साथी की जरूरत नहीं है। मेरी बरहमी को खातिर में लाए बगैर वो मानी खेज लहजे में बोली, अच्छा, अगर डेट पर जाने की हामी भरूं फिर भी सुलह नहीं करोगे? मैंने कहा, किसी गैर औरत पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह पाक ने मुझे 2 हूरें रोमा और पलवशा की शक्ल में अता फरमाई हैं, जिनकी सूरत ही नहीं सीरत भी बहुत अच्छी है। वो भिन्नाते हुए बोली, अफगानिस्तान में मिन्नतें करते थकते नहीं थे, यहाँ भी कई दफा मिन्नत कर चुके हो। अकीदे का मसला छिड़ा तो पारसा बनने का ड्रामा कर रहे हो ढोंगी। भूल गए कल मोटरसाइकिल पर कैसे चिपक कर बैठे थे? उस वक्त तुम्हारी पारसाई कहाँ गई? मैंने कहा, मैंने कभी हैवी बाइक नहीं चलाया, वरना तुम्हें ना चलाने देता। बाकी मेरे मजाक को हकीकत समझना तुम जैसी कूड़ मगज को मुश्किल नहीं है। उसने धमकी दी, ज्यादा ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं, वरना छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इंतकाम लेने को तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। शुक्ला जैसे गलीस को मैं अकेले संभाल लूंगी। मैं बिफर कर बोला, रुकने का किस बेगैरत ने कहा है? तुम शौक से तशरीफ ले जा सकती हो। उसने डराया, चली गई तो खुर्रांट बुढ़िया तुम्हें 1 मिनट यहाँ नहीं छोड़ेगी। मैं इत्मीनान से बोला, ये तुम्हारा मसला नहीं है। उसने आखिरी वार क्या, मोटरसाइकिल मैंने छीना था, इस रकम पर तुम्हारा कोई हक नहीं।
मैंने नोटों की गड्डी उसकी तरफ फेंकी। ये संभालो और दफा हो जाओ। वो अब तक यही समझ रही थी कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा दुरुस्ती भरा लहजा और सख्त अल्फाज सुनते ही उसने हथियार डाल दिए। रूहान सा होते हुए बोली, राजा तुम ऐसा नहीं कर सकते। भूल गए वादा किया था कि शुक्ला को कैफर किरदार तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे। मैं बेजारी से बोला, मिस लौरा बराह मेहरबानी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरा हाथ पकड़ते हुए वो लजाजत से बोली, मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम्हारे मजहब के बारे में मजाक नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दो। हाथ छुड़ाकर मैं तपाई की तरफ बढ़ गया और जग उठाकर मुंह को लगा लिया। पानी ने मुझे जज्बात पर काबू पाने में मदद दी। बेड पर टिक कर मैं ठंडे दिमाग से सोचने लगा। किसी खुदा नाशनास के साथ इतनी सख्ती मुनासिब नहीं थी। वो जैसी भी थी एक मजलूम लड़की थी। वहाँ मेरे अलावा उसका कोई मददगार नहीं था। मकामी जबान से नावाकिफियत उसकी राह की सबसे बड़ी दीवार थी और अल्लाह पाक जितना मेरा था उसका भी था। वो भी तो उसी की बंदी, उसी की मखलूक थी। मुमकिन था मेरे तल्ख रवैये से वो रहीम करीम रब से मजीद दूर हो जाती। मैं मजीद तकरार किए बगैर खामोश हो गया। चंद लम्हे मेरे बोलने की मुंतजिर रहकर वो धीरे से मेरी जानिब खिसकी और हथेली पर मरहम लगाकर मेरी पीठ पर मलने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश न की। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीरे से हंसी। कसम से बहुत कठोर और संगदिल हो। मैं तहम्मुल से बोला, मजाक को जातियात तक महदूद रहना चाहिए। जब अकायद पर बात होगी तो झगड़े होंगे। वो शाकी हुई, यार बस भी करो, माजरत कर तो चुकी हूँ। मैंने मौजू तब्दील किया, नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है? बोली, कसम से सख्त भूख लगी है। क्योंकि बुढ़िया ने वाजे कर दिया था कि हमें जैसा नाश्ता और खाना दरकार होगा मिलेगा, अलबत्ता अदायगी हमें करना पड़ेगी। इसलिए मैंने बेतकल्लुफी से इंटरकॉम उठाकर उसे तगड़ा सा नाश्ता लाने का कह दिया। नाश्ता उसकी बेटी लाई थी। नाश्ता करके मैंने दवाई खाई और दोबारा लेट गया। लौरा ने कुर्सी संभालते हुए पांव बेड पर रखे। अब क्या इरादा है? मैं इत्मीनान से बोला, जाहिर है सोऊंगा। उसने मुंह बनाया, राजा मजाक का वक्त नहीं है। मैंने कहा, पहले तुम डेविड से राब्ता करो ताकि वो हथियार इधर न भेजे। उसने नफी में सर हिलाया, जरूरत नहीं है। मैं साफ गोई से बोला, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। वो इत्मीनान से बोली, बहुत कुछ। मैं बेजारी से बोला, जब मुझे असल बात की हवा नहीं लगेगी तो कैसे मशवरा दूंगा? वो अफसुर्दगी से बोली, रुपए पैसे का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह थी, बेहतरीन सहूलियात मैसर थीं, इज्जत और कदर की निगाह से देखी जाती थी। मगर फिर एक गलत आदमी मुझसे आ टकराया और बहकावे में आकर अपनी साख ही नहीं जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इंसान जब किसी मुसीबत में घिरता है तो निकलने के लिए अंधाधुंध हाथ पांव मारता है। ऐसे में मजीद गलतियां होती हैं और यही मेरी कहानी है। मैं मुंह बनाते हुए बोला, अब फलसफे को एक तरफ रख कर सीधे और आम फहम अंदाज में अपनी हिमाकतों से पर्दा उठाओ। उसने लंबा सांस खींचा और आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गई। मैं उसके बोलने का मुंतजिर था। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। शायद वो अल्फाज को तरतीब दे रही थी। चंद लम्हों के बाद वो गोया हुई। अफगानिस्तान में निक के साथ मैंने काफी कारनामे सरंजाम दिए थे। वतन वापसी पर बड़ी आवभगत हुई। 2-3 अखबारात में इंटरव्यू भी शाया हुआ, जिससे वक्ती शोहरत तो मिली, लेकिन उसके साथ ही मेरी बदबख्ती का भी आगाज हुआ। एक बड़े बिजनेसमैन थॉमस विल्किंसन ने अपने कारोबारी हरीफ को ठिकाने लगाने के लिए मेरी खिदमात हासिल करनी चाहिए। उसका हरीफ हिफाजती इक़दामात का बहुत ख्याल रखता था। आम उजरती कातिल को उसका कत्ल करना बहुत मुश्किल था। तभी उसने मेरा इंतखाब किया। पहले तो मैं न मानी, मगर फिर भारी मुआवजे को देखकर मुतजलजल हो गई। थॉमसन ने फौरन मुआवजे में मजीद इजाफा कर दिया और मुझे हामी भरना पड़ी। मुझे 1500 मीटर के फासले से उसे निशाना बनाना था। तुम्हें स्नाइपर्स के तरीक़ाकार से अच्छी तरह वाक़िफ़ियत है, इसलिए मैं कत्ल के तरीक़े पर रोशनी नहीं डालती। मुख्तसर उसे कामयाबी से निशाना बनाया और मुआवजा वसूल करके खुश हो गई। मगर थॉमसन की बदकिस्मती के मकतूल का बेटा खम ठोंक कर मैदान में आ गया। पुलिस थॉमसन की राह पर लग गई। तफ्तीशी ऑफिसर गैरी लार्सन ज़हीन आदमी था। आखिर वो थॉमसन तक पहुंच गया। थॉमसन विल्किंसन गिरफ्तार होने की जिल्लत बर्दाश्त न कर सका और हवालात में खुदकुशी कर ली। अलबत्ता अपने पहले बयान में उसने कातिल के ज़िम्न में मेरा नाम ले दिया था। तफ्तीशी ऑफिसर गैरी लार्सन मेरे पीछे पड़ गया। लंबी तफ्तीश हुई। पहले फौजी अदालत में केस चला। मेरे खिलाफ बड़ा सबूत थॉमसन का बयान, वक़ुए के दिन मेरा छुट्टी पर होना और अच्छा स्नाइपर होना था। ये कोई इतना वाज़ेह सबूत नहीं था कि मेरा कातिल होना साबित हो सकता। उसके बावजूद फौजी अदालत ने मेरा कोर्ट मार्शल करके केस सिविल अदालत के हवाले कर दिया। साल भर तफ्तीश का सामना रहा। एक अक्लमंदी मैंने ये की कि थॉमसन विल्किंसन से मिलने वाली भारी रकम स्विट्जरलैंड के एक बैंक में फर्जी नाम से जमा नहीं कराई थी और ये एहतियात पसंदी काम आ गई।
آخر قتل کے الزام سے تو بری ہو گئی، مگر ذہنی طور پر اتنی الجھ گئی تھی کہ کسی کام کے قابل نہ رہی۔ گو بری ہونے کے بعد میں واپس فوج میں جا سکتی تھی اور ملٹری عدالت میں پیش ہو کر اپنا عہدہ واپس لے سکتی تھی، لیکن مجھے فوج میں جانا گوارا نہ ہوا۔ مختصر عرصہ گوشہ نشین رہی اور مستقبل میں بھی یہی ارادہ تھا، مگر پھر ڈیوڈ سے ملاقات ہوئی، بلکہ وہ خود ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ سنائپر رائفل میں جدت لانا چاہتا تھا اور میں تو شروع ہی سے سنائپنگ کی دیوانی تھی۔ یہ سنائپنگ ہی تھی جس کی وجہ سے میں آفیسر ہو کر بھی ایک سپاہی کو اتنا پسند کرتی تھی۔ بہرحال ڈیوڈ کی باتوں میں آ کر اپنا سارا سرمایہ SR-1 کو بنانے میں جھونک دیا۔ پہلی رائفل بننے کے بعد رائفل کو میں نے خود جانچا تھا۔ رائفل میری توقعات سے بڑھ کر بہترین ثابت ہوئی۔ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے ہم نے بڑی تعداد میں رائفلیں تیار کر لیں، یہاں تک کہ سرمایہ کی کمی کو قرض لے کر پورا کیا۔ اس دوران پہلی بننے والی SR-1 مسلسل میرے استعمال میں رہی، اور جب رائفلوں کی ایک بڑی کھیپ تیار ہو گئی تب SR-1 کی خامیوں کا انکشاف ہوا۔ 50 گولیوں کے بعد رائفل کی کارکردگی میں فرق آنے لگا تھا، جو 100 گولیوں تک اتنا بڑھ گیا کہ رائفل 100 میٹر پر بھی درست فائر کے قابل نہ رہی۔ مجھ سے بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ میں کبھی کبھار ہی 3-4 گولیاں فائر کرتی تھی، ورنہ رائفل کی خامی بہت پہلے سامنے آ جاتی۔ اسلحے کے چند ماہرین کو بھاری فیس دے کر مسئلہ حل کروانا چاہا، مگر SR-1 کی یہ خامی دور نہ ہو سکی۔ اپنی پہلی مصنوعات کے ساتھ WAS کمپنی دھڑام سے زمین پر آ گئی۔ اگر شروع میں معلوم ہو جاتا تو ہم اتنی بڑی تعداد میں رائفلیں نہ بناتے۔ رائفل میں چند تکنیکی تبدیلیاں کر کے اس خامی کو دور کیا جا سکتا تھا، مگر ہتھیار کے تیار ہونے کے بعد تبدیلی ممکن نہ تھی۔ ہمیں بس بیرل کا جوڑ ختم کرنا تھا، ایمونیشن میں بارود کی مقدار گھٹانا تھی، چیمبر کو تھوڑا مضبوط کرنا تھا، گولی کا حجم بڑھانا تھا، یوں کہ یہ 8.65 mm کی بجائے روایتی 12.7 mm کی بن جاتی۔ اصل میں رائفل میں خرابی پڑی ہے چیمبر اور بیرل کے جوڑ کی وجہ سے، کیونکہ رائفل کا وزن گھٹانے کو چیمبر کی موٹائی کم رکھی گئی تھی اور گولی کو دور تک پہنچانے کے کیس میں بارود کے گرین بڑھائے گئے تھے۔ تکنیکی طور پر چیمبر اتنے بارود کے دباؤ کو مسلسل برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے 50-60 گولیاں چلنے کے بعد چیمبر اور بیرل کا قطر معیاری نہیں رہتا۔ چند اور تکنیکی خامیاں بھی سامنے آئیں، لیکن وہ اتنی بڑی نہیں تھیں کہ ہماری محنت پر پانی پھرتا۔ خیر، اس افتاد سے ہم پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہم محل سے فٹ پاتھ پر آنے والے تھے، تبھی ایک دوسرے کو خطاوار کہنے لگے۔ ڈیوڈ کے تئیں یہ میری وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے رائفل استعمال کر کے پاس کی تھی، اور میں کہہ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میں اس جنجال میں پھنسی۔ قصہ مختصر، آخر سوچا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا ہو۔ رائفل کی مشہوری ہو چکی تھی اور شوقین حضرات خریدنے کے بھی خواہاں تھے، لیکن ہم چند رائفلیں فروخت کر کے اپنا پول نہیں کھول سکتے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد طے ہوا کہ کوئی ایسا گاہک ڈھونڈا جائے جو تمام رائفلوں کو اکٹھا خرید لے۔ چند ملک زیر غور آئے اور آخر انڈیا کو منتخب کیا۔ اس کی ایک وجہ تو جنرل شکلا کا داغدار ماضی تھا، امید تھی ایسے شخص سے سودا بازی آسان رہے گی۔ دوسرا، انڈیا کے پاس بہت بڑی تعداد میں فوج ہے، اس وجہ سے یہاں رائفلوں کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی۔ بس میں یہاں آ گئی۔ شکلا نے پہلے دن تو آمادگی ظاہر کی، مگر جب اس کے گھر پارٹی میں جانا ہوا تب اس نے آرمی چیف کے انکار کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ وہ مصر تھا کہ میں چیف پر گولی چلاؤں۔ مجھے ہمت نہ ہوئی، کیونکہ ایک بار ایسے معاملے میں گردن پھنسا چکی تھی، مگر شکلا نے اس شرط کے علاوہ رائفلیں خریدنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ تب میں نے اس کے آدمی کو تربیت دینے کی پیشکش کر کے درمیانی راہ نکالی اور وہ مان گیا، مگر اسے سودے میں مخلص سمجھنا میری بھول تھی۔ وہ صرف مجھے پھانسنا چاہتا تھا، کیونکہ جب پہلے دن مجھ سے بات ہوئی اس کے بعد ذلیل شخص نے لندن میں اپنے آدمیوں کے ذریعے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور میری سابقہ شہرت سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پہلے بھی بڑی مشکل سے میری جان چھوٹی ہے، اور اب برطانیہ عدالت میں میرا حالیہ کارنامہ پہنچا تو پچھلا کیس بھی کھل جائے گا، اور یہی دھمکی اس نے مجھے قید کے پہلے دن دی تھی۔ تفصیل سن کر مجھے لورا کی مجبوری آشکار ہوئی۔ بلا شبہ وہ گردن تک دلدل میں دھنس چکی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔